हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो सभी। होप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं सचिन चौहान और आप देख रहे हैं हमारा और आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल द जेनेसिस। अभी तक 11th क्लास के न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन या कहूँ लॉज ऑफ मोशन न्यूटन ने तो दिए थे। हम 4 लेक्चर कर चुके हैं। अभी तक नहीं देखे तो देख के आइए। पहले में बात की थी हमने फोर्स क्या होता है एंड टाइप्स क्या है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टोटल 5 टाइप की फोर्सेस हमें पढ़नी है इस चैप्टर में। 3 हम पढ़ चुके थे, फोर्थ फ्रिक्शनल और फिफ्थ स्प्रिंग। ये दोनों फोर्सेस हमें और पढ़नी है। सेकंड में हमारे न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ पे कि अगर बैलेंस कंडीशन है यानी मैं बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूं तो बॉडी अपनी नेचुरल स्टेट में रहेगी। अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगी और रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगी। क्लियर थी बात। इसी को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा। फिर हमने बात की न्यूटन के सेकंड लॉ की कि अगर मैं फोर्स लगाऊं तो क्या होगा। तो देयर इज एन एक्सेलरेशन और फार्मूला आया था नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और जो फोर्थ लेक्चर हमने किया था कनेक्टेड मोशन, एक पुली का लेके, लेकिन पुली को हमने फिक्स्ड लिया था, वेरिएबल नहीं लिया था कि वही पुली भी तो मूव कर सकती है। तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चल रहे हैं मूवेबल पुली हमने नहीं किया था, वो लास्ट में कवर करेंगे। कुछ टॉपिक्स में छोड़ रहा हूँ कंपटीशन के लिए, ठीक है, लेकिन बोर्ड का हर एक टॉपिक क्लियर कर रहा हूँ, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे हरियाणा बोर्ड हो, कोई चाहे स्टेट बोर्ड हो। तो आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 5 है हमारा ये, यहां लिख देता हूं लेक्चर नंबर 5। न्यूटन का जो लास्ट का लॉ बच गया, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या होता है देखो थर्ड लॉ, स्टेटमेंट बता देता हूं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फॉर ईच एंड एवरी एक्शन there will be equal and opposite reaction। देखो स्टेटमेंट में याद करने में सबसे अच्छी बात यह कि जो भी आप एक्शन करोगे, फोर्स लगाओगे, उसके अपोजिट आपको रिएक्शन मिलेगी जरूर। यही न्यूटन का लॉ था कि जो भी आप फोर्स लगाओगे, जो भी आप एक्शन करोगे, उसको बोलते हैं ना कर्मा रिपीट होके आता है। आज तुम किसी को पत्थर मारोगे, मौका मिलने पे वो भी आपको निपटा देगा। आज किसी से प्यार से बोलोगे, वो भी प्यार से बोलेगा। जो आप एक्शन करोगे उसके अपोजिट क्या मिलेंगे, आपको रिएक्शन मिलेगी। आपने एक्शन किया तो उल्टी डायरेक्शन में आपको रिएक्शन मिली, इसलिए एक प्लस है एक माइनस है। समझ में आई। अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर आपको देखें मैंने एक ब्लॉक लिया है, इसका मास m है। अब इस पे फोर्स बात करें तो सर mg नीचे और नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड कहाँ लगाएगा, इस पे ऊपर। इस पर दो फोर्सेस लग रही है, ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है और नॉर्मल रिएक्शन इसको ऊपर। क्या इज m एंड mg आर एक्शन रिएक्शन पेयर? बताइए जरा आंसर। क्या नॉर्मल रिएक्शन और mg एक्शन रिएक्शन है? जैसे वो भाई एक एक्शन कर रहा है, एक रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में। क्या लगता है, यस और नो? चलो कुछ कंडीशन से लिख लेते हैं कि कब बॉडी एक्शन रिएक्शन होगी, कब नहीं होगी। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा देता हूं। पहला पॉइंट है एक्शन एंड रिएक्शन should be act on different body, should be act on different body at same instant of time, at same instant of time। कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा क्या करेंगी, अलग अलग बॉडी पे लगनी चाहिए, एक बॉडी पे नहीं। यहाँ mg भी इसी ब्लॉक पे लग रहा था, नॉर्मल रिएक्शन भी इसी ब्लॉक का था। भाई ग्राउंड ने नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगाया है, इस ब्लॉक पे लगाया है, और दूसरी ग्रेविटी ने, अर्थ ने इसको नीचे खींचा है,
इसी ब्लॉक को तो खींचा है, तो दोनों रिएक्शन पेयर नहीं होंगे, नो। तो रिएक्शन पेयर क्या होगा, ग्राउंड ने इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाया है तो ब्लॉक भी तो ग्राउंड पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। अगर नहीं याद है तो नॉर्मल रिएक्शन का चैप्टर वीडियो नंबर 1 देख के आइए। ग्राउंड ने जैसे कॉन्टैक्ट फोर्स है तो ग्राउंड ने नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगाया है तो ब्लॉक भी तो ग्राउंड पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। तो यानी ये नॉर्मल रिएक्शन और ये नॉर्मल रिएक्शन हमेशा क्या होंगे आपके, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, माइकल जैक्सन नहीं, एक्शन रिएक्शन में। सेकंड, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर शुड बी ऑफ सेम नेचर, यानी एक ही टाइप की फोर्सेज होनी चाहिए। एक ऐसा ना हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स ले ली, एक फ्रिक्शनल फोर्स ले ली, शुड बी ऑफ ए सेम नेचर। मैं बोलते बोलते ना कुछ कुछ लिख देता हूं, सेम नेचर की होनी चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट बात जो इसे बताई थी, फोर्सेज ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। फोर्स हमेशा जोड़े में लगता है कि एक बॉडी दूसरी पे फोर्स लगती है तो दूसरी पहले पे फोर्स पक्का लगाएगी और वो सेम नेचर के होंगे, एक साथ लगेंगे। इज इट क्लियर? तो तीनों लॉ इंपॉर्टेंट है, याद कर लो ये चीजें। फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, नोट कर लिया? ठीक। तो आपने कई बार देखा होगा ये कहां पे लगता है सर, ये फॉर ईच एंड एवरी रिएक्शन देयर विल बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कहां देखा आपने? याद करो, जब हम रस्सी चढ़ते हैं, ये रस्सी है और ये है हम मंकी की तरह, हम रस्सी पे चढ़ते हैं तो रस्सी को किधर खींचते हैं? रस्सी को ऐसे खींचते हैं नीचे, और फिर रस्सी हमें कहां खींचती है? ऊपर। एक्शन रिएक्शन, हमने एक्शन किया रस्सी पे, रस्सी ने रिएक्शन दिखाई हम पे, दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है। दोनों क्या है? एक्शन रिएक्शन पेयर है। सोच के देखो ना, आप रस्सी ऊपर चढ़ना, आप क्या करोगे? रस्सी को नीचे खींचोगे, आप कहां जाओगे? ऊपर। मैं ज्यादा ऊपर नहीं गया ना, रस्सी नहीं थी, इनविजिबल मान लिया कि सर ऐसे ऐसे रस्सी को खींच रहा हूँ, ओ ताकत बड़ी लगती है, अपना वेट उठाना पड़ता है, ठीक है? तो नोट कर लीजिए, नोट नहीं किया है तो अभी तक राइटिंग मेरी इतनी साफ है या नहीं पता नहीं, नोट कर लीजिए। तो चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ पे। यहाँ पे अच्छे अच्छे टॉपिक्स आएंगे, तो आज 2-3 टॉपिक है, कवर करते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट बात पे क्या चलेगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, यह एक कोई रिजिड सपोर्ट है, यहाँ रस्सी बांध रखी है आपने, यहाँ पे आप खड़े हो, तो नो, ठीक है? आपने रस्सी को पकड़ा, आपको ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन से चढ़ना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आपका जो मास है वो है 20 kg। फाइंड टेंशन, टेंशन रस्सी पे कितनी लगाओ बताओ जरा। यहाँ पे क्या करें, निकालो, पॉज करो वीडियो को, पॉज करके देख लिया ट्राई। चलो तो आंसर मैच करते हैं। सर ये रस्सी पे नीचे की तरफ टेंशन लगाएगा ना, तो इस पे खुद एक्शन कहां होगा? ऊपर की तरफ। हाँ यार, ये रस्सी पे नीचे की तरफ टेंशन लगाएगा तो खुद पे किधर एक्शन होगा? ऊपर की तरफ, और दोनों क्या होंगे? इक्वल एंड अपोजिट। न्यूटन का थर्ड लॉ याद कर लो, जो मैं रिएक्शन लगाऊंगा, एक्शन करूंगा, उसके अपोजिट रिएक्शन मिलेगी, इक्वल भी मिलेगी। तो ये दोनों मेरे पास क्या है? एक्शन रिएक्शन पेयर है। तो अगर मैं एफ निकाल दूं तो टी की बात बन जाएगी। चलो, नीचे की तरफ इसको कौन खींचेगा? अब तो याद हो गया सर, ग्रेविटी खींचते हमें। ऊपर जा रहा है नेट, तो एफ नेट क्या हो जाएगा मेरे पास है? ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। F माइनस हम की जगह 20 इंटू 10 इज इक्वल टू 40, तो F इज इक्वल टू 240 न्यूटन।
अब जितना फोर्स ऊपर जाने में लगाया है उतनी ही टेंशन रस्सी में रही होगी। आंसर क्या आ जाएगा 240 न्यूटन। इसको एक तरीके से और भी बोल सकता था कि भाई रस्सी ना टूटे, रस्सी कोई ब्रेकिंग टेंशन दे दे। जैसे एक न्यूमेरिकल और ले लेते हैं, एक रिजिड सपोर्ट है, यहां पे एक रस्सी बांध देना है और रस्सी की ब्रेकिंग टेंशन, ब्रेकिंग टेंशन मैक्सिमम टेंशन जो है वो साइन कर सकते हैं सर 800 न्यूटन। इसके बाद टेंशन दोगे रस्सी टूट जाएगी और मास लेस है अपना सारा सिस्टम। अब पूछा है ये इंसान है, ये लो सर इंसान है, ये किस एक्सेलरेशन से ऊपर चढ़े ताकि रस्सी ना टूटे, और इस इंसान का वजन ले लेता हूं मैं 50 kg, मास है 50 kg। तो किस एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगी रस्सी ना, ऊपर हो सकता है इसका घर हो, स्कूल से भागना चाहते हो, पहाड़ पे चढ़ना है, ठीक है, ऊपर कुछ भी रखा है यार, ऊपर आपका फोन रुक गया, ऐसे करते हैं छत के ऊपर ना आपका फोन रखा है, आप उस फोन को अगर पेरेंट्स के हाथ लग गया तो आपकी सर्च हिस्ट्री खुल जाएगी, गलत हो जाएगा काम है। तो ऊपर कुछ रखा है ऐसा मानते हैं, इसको जल्दी से चढ़ना है, ठीक है, इतना भी जल्दी नहीं चढ़ना कि रस्सी टूट जाए। सिचुएशन ये सर नीचे की तरफ टेंशन लगाएगा तो इस पे फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, इतनी बात तो समझ में आ गई, ऊपर चढ़ना है इसको। और ये टेंशन किससे बड़ी नहीं होनी चाहिए 800 से, नहीं तो टूट जाएगी रस्सी। हम मैक्सिमम तो यूज करेगा ही वो, तो एक्चुअल टेंशन 800 से नहीं है, मतलब अब भी क्या है 800 है, यहाँ पे ब्रेकिंग टेंशन अगर 800 है बच्चों तो फोर्स भी क्या होगा आपका 800 न्यूटन। बस नेट फोर्स क्या होगा ऊपर की तरफ, अब नेट बताओ जरा, ऊपर की तरफ ऊपर जा रहा है ये 800 माइनस mg 50 इंटू जी कितना 10 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, कितना बच गया 300 इज इक्वल टू 50a 0 0 5 से 6। ये लो सर, वो किस एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, रस्सी नहीं टूटेगी, फिजिक्स की गारंटी है अगर मास लेस लिए तो, और एयर वगैरह का रेजिस्टेंस नहीं है, और रस्सी खींचनी भी नहीं चाहिए, जो हम रोप ले रहे हैं ना वो इनएक्सटेंसिबल है, मतलब वो खींचती नहीं है, ठीक है। ओके, अगर मास होता तो फिर सारी कहानी कंपटीशन पे छोड़ देंगे, जानबूझ के छोड़ रहा हूं क्योंकि भाई एक साथ घड़ा नहीं बनता, हमें धीरे धीरे बूंद बाय बूंद ड्रॉप बाय ड्रॉप हम चलते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे। इन्हीं न्यूमेरिकल्स को लास्ट के वीडियो में डिफिकल्ट बनाता जाऊंगा, ठीक है। नोट्स चाहिए तो ग्रुप है, ग्रुप में ज्वाइन जरूर कर लो, आएंगे धीरे धीरे बट मिलेंगे जरूर, ठीक है। और कब आएंगे अगले साल नहीं इसी साल सर, जैसे ही लेक्चर कंप्लीट होगा पीडीएफ डाउनलोड कर लेना अपनी, ओके। बाकी नोट्स बना रहे हो तो अच्छी बात है सर, नोट कर लीजिए, पीडीएफ में थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे आपको डीपीपी की फॉर्म में। न्यूटन के थर्ड लॉ पे क्या होता है, वेइंग मशीन हमारा वेट मेजर करती है, हेडिंग डालो अपीयरेंट वेट ऑफ ए मैन, या हम कहें मैन लिफ्ट प्रॉब्लम, मैन लिफ्ट प्रॉब्लम क्या हो, जो आपकी वेइंग मशीन है ना जिसपे खड़े होके आप एक्चुअली वेट मेजर कौन करता है, पहले मेरे को ये बताओ, वेट को मेजर कौन करता है, उस डिवाइस का नाम क्या है, उसका होता है स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस। हम अपना वेट किससे मेजर करते हैं सर, स्प्रिंग बैलेंस, किसी बड़ी चीज का। अब बड़ी चीज का कैसे करते हैं सर, यहां होता है स्प्रिंग, ठीक है, और ये हमारा वेट बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस, और इससे बिल्कुल रस्सी है ट्रिक के बाद, और यहां पे बांध देते हैं हम बेटा एक हुक।
अब जिस भी इंसान का वेट लगा निकालना है या किसी बॉडी का, उसको इस हुक से बांध दो और यहाँ हम लगा देते हैं पॉइंटर। ये पॉइंटर स्प्रिंग के साथ नीचे और खिंच जाएगा और यहाँ पॉइंट होती है कि सर इतना खिंचा 10 किलो, इतना खिंचा 20 किलो, इतना 30, इतना 40। तो जैसे ही आप इसको खींचोगे, रस्सी है इनएक्सटेंसिबल, खींचेगी नहीं, स्प्रिंग नीचे आएगा, स्प्रिंग नीचे आएगा तो क्या होगा, ये पॉइंटर भी नीचे आएगा और पॉइंटर जहां पे भी रुकेगा वही वेट हो जाएगा इस चीज का। इस टाइप से स्प्रिंग बैलेंस काम करती है। तो वेट मेजर करने की डिवाइस है स्प्रिंग बैलेंस। लेकिन अगर मैं कहूँ हमें थोड़ी ना लटकाते हैं, हम थोड़ी ना लटकते हैं, हम तो खड़े हो जाते हैं मशीन पे। अब हमारा वेट बताओ। तो एक्चुअली मशीन मापती है नॉर्मल रिएक्शन, ना कि वेट। और आपको पता है नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू वेट, हर बार नहीं होता। न्यूटन्स के लॉज वैलिड हैं, लेकिन किस फ्रेम में, ये बात हम करने वाले हैं, क्योंकि न्यूटन का सेकंड लॉ हर जगह वैलिड नहीं होता था। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम की। ये लेक्चर में समझते हैं। तो एक्चुअली जो हमारी मशीन होती है वेइंग मशीन, वो मापती है बच्चों आपकी नॉर्मल रिएक्शन। आपका वेट नहीं मापती। अब नॉर्मल रिएक्शन के साथ घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। सोच के चलो, देखो जैसे अगर एक लिफ्ट है, क्या है ये लिफ्ट, और ये कंडीशन है स्टेशनरी, रुकी हुई है। यहां पे मैंने कोई इंसान खड़ा किया हुआ है वेइंग मशीन के ऊपर। ये वेइंग मशीन है आपकी, यहां मैंने डिचो ये इंसान खड़ा कर दिया। तो इंसान का वेट लगेगा सर mg नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन होगा ऊपर की तरफ, और नॉर्मल रिएक्शन ही मशीन मापती है। अब इस कंडीशन में नेट फोर्स क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, 0, क्योंकि स्टेशन भी है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। इस केस में नॉर्मल रिएक्शन किसकी इक्वल हो जाएगी, अपवर्ड फोर्स किसको बैलेंस कर रहा होगा, mg को। नॉर्मल रिएक्शन ही हमारा क्या होती है, अपीयरेंट वेट। तो हमारा अपीयरेंट वेट है वो बच्चों इक्वल आ जाता है एक्चुअल वेट के, और हमें एक्यूरेट रीडिंग मिलती है। लेकिन जरूरी थोड़ी है लिफ्ट है वो रेस्ट पे रहे। अगर लिफ्ट है एक्सेलरेटेड अपवर्ड, अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर गई, ये आप खड़े हो, दोनों थे दो भाई, खड़े होने पे ये वेग मशीन आपकी। अब लिफ्ट है ऊपर की तरफ एक्सेलरेट है, किसी रस्सी से बांध रखिए भाई, mg नीचे लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा। मशीन को तो नॉर्मल रिएक्शन दिखाई देगी, उसको तो कुछ और दिखाई नहीं देगा, वो तो पागल है। अब नेट फोर्स होगा क्योंकि एक्सेलरेशन है, 0 नहीं है। तो अब नेट क्या होगा इस सिचुएशन में, सर आप कहोगे ऊपर जा रही है तो ऊपर वाला फोर्स नॉर्मल रिएक्शन माइनस नीचे वाला फोर्स mg इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन में कहूंगा वाह वाह वाह। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगी बच्चों, mg प्लस ma। a नेगेटिव है नहीं, ऊपर जाते हुए को पॉजिटिव लिया, मास नेगेटिव हो नहीं सकता। ये mg क्या था, एक्चुअल वेट। तो एक्चुअल वेट में कुछ चीज मैं ऐड कर रहा हूं, तब जाके नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल हो रही है। यानी नॉर्मल रिएक्शन बड़ी थी तभी तो एक्चुअल वेट में कुछ ऐड करना पड़ा। नॉर्मल रिएक्शन बड़ी थी तभी तो एक्चुअल वेट में कुछ ऐड करना पड़ा, हाँ या ना। यानी क्या होगा, मैं शॉर्टकट में लिखूं तो g प्लस a, भाई ऐड कर दिया। ये क्या है अपना अपीयरेंट वेट। तो अपीयरेंट वेट क्या हो जाएगा बेटा, सर इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अब तीसरा केस और देख लेते हैं। अगर यही लिफ्ट है आपकी, वो एक्सेलरेटेड होती डाउनवर्ड, चलो ये लिफ्ट है आपकी, ये इंसान खड़ा है मशीन पे, मशीन को नॉर्मल रिएक्शन मापनी है, मैं बार बार बता रहा हूं। अन लगा ऊपर, mg लगा नीचे, एक्सेलरेशन है नीचे।
एक्सेलरेशन है तो नेट फोर्स होगा, न्यूटन के सेकंड लॉ ने बता दिया। क्या होगा सर, अब नीचे जा रही तो नीचे वाला फोर्स बड़ा, ऊपर वाला छोटा, इज इक्वल टू नेट मास इनटू एक्सेलरेशन। नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगी, mg माइनस ma, यानी एक्चुअल वेट में से कुछ घटा रहा हूं तब जाके नॉर्मल रिएक्शन इक्वल हो रहा है। यानी नॉर्मल रिएक्शन छोटी है एक्चुअल वेट से, तभी तो कुछ घटाना पड़ रहा है। फार्मूला आ जाएगा m इंटू जी माइनस ए, यानी जो अपीयरेंट वेट है वो छोटा हो जाएगा, घट जाएगा। अपीयरेंट वेट है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुई बात, नोट कर लो भाई, बाकी फिर और देखते क्या क्या हो सकता है। अच्छा ये बात बताइए, ये लिफ्ट नीचे जा रही थी, क्या हो अगर रस्सी टूट जाए तो? रस्सी जैसे ही टूटेगी बेटा, सोच के चलो, तो क्या होगा बताओ मुझे। हाँ हाँ सर, उस केस में एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा, जी के इक्वल हो जाएगा। ग्रेविटी तो हर चीज को अपने एक स्पीड सेम स्पीड से खींचेगी। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जी, एक ही जगह जी रखते ही नॉर्मल रिएक्शन क्या आ जाएगी मेरी, जीरो। यानी बस ये मुझे कोई भी वेट नहीं दिखाएगी। इस केस को बोलते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल, वेटलेसनेस, हमें वेट महसूस नहीं होता। इसी तरीके का तो होता है जब हम झूले बैठते हैं, तो झूला क्या होता है, जब नीचे आता है तो हमारा वेट हमें क्या दिखाई देगा, कम। ऊपर जाता है तो हमारा वेट बढ़ जाएगा। तो इसी कम और ज्यादा से तो मजा आता है, इसलिए तो झूला झूलते हैं हम। ठीक है, तो ये था मैं लिफ्ट। बाकी और भी प्रॉब्लम्स हो सकती है सर, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर जाए तो भाई स्टार्टिंग में क्या होगा, ऊपर जा रहा है तो स्टार्टिंग में वेट बढ़ेगा, क्योंकि रेस्ट से लेके यूनिफॉर्म वेलोसिटी तक पहुंचने में कुछ एक्सेलरेशन रहा होगा। उसके बाद एक्सेलरेशन जीरो तो वापस नॉर्मल दिखा देगा। डाउन जा रहा है तो पहले वेट कम होगा, उसके बाद नॉर्मल के इक्वल आ जाएगा। ये कंपटीशन में कर लेंगे पूरे टॉपिक को, ये बोर्ड के 3 पॉइंट थे, मैंने डिस्कस कर दिए। तो ये तो न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, इस पे भी न्यूमेरिकल्स जरूरी है, न्यूमेरिकल्स से जरूरी है बच्चों। क्या है देखिए जरा, पहला न्यूमेरिकल ये है, ये लिफ्ट है सर। पहला, यहां आप खड़े हो, ओके सर, ये नीचे आ रही है विद एक्सेलरेशन ऑफ 2g, तो आपका अपीयरेंट वेट कितना होगा? आपको सर mg नीचे लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगी, हमें अपीयरेंट वेट निकालना है। हमें क्या निकालना है, अपीयरेंट वेट। मैं कहूंगा बिल्कुल निकाला बेटा। आपको सर अपीयरेंट वेट मतलब नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है, तो निकालते हैं। नेट फोर्स होगा ना भाई, एक्सेलरेशन है तो नेट फोर्स तो लगेगा, नीचे लग रहा तो नीचे वाला बड़ा है, यानी mg माइनस n इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, mg, एक्सेलरेशन क्या है 2g है, तो माइनस 2mg, नॉर्मल रिएक्शन है माइनस mg। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, कुछ नहीं, हम सर हवा में रहेंगे, लिफ्ट ऊपर से आएगी, सर पे टकरा जाएगी। नॉर्मल रिएक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होता, नॉर्मल रिएक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये केस जीरो हो सकता है। ठीक है, चलो एक इक्विलिब्रियम टाइप का क्वेश्चन लेते हैं अच्छी वर्मा का, कुछ न्यूमेरिकल कर लो, सारी बात के लिए नहीं छोड़ो। एक इंसान है, हमने ठाकुर बना दिया, उल्ली है, इसके ऊपर से एक रोल होके ये लिफ्ट स्ट्रिंग पकड़ रखी इसने, और ये कंडीशन है सारी इक्विलिब्रियम में। किस कंडीशन है ये, इक्विलिब्रियम में सब कुछ। ये इंसान मान लिया मैंने, मास m है, लिफ्ट का मास m है, मुझे टेंशन फाइंड करो, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये जो टेंशन है स्ट्रिंग में घूम रही है, ये मुझे निकाल के बताओ क्या होगी। सोचो, सब कुछ रेस्ट पे, सब कुछ क्या है, रेस्ट पे। सर
इस इंसान ने इसको नीचे की तरफ खींच रखा होगा टेंशन, तो इस पे फोर्स कहां लगा होगा, ऊपर। नीचे की तरफ वेट कितना लगा होगा, सोच के तरफ। अब वीडियो बनाओ भाई, अब वीडियो बनाओ, बड़े काम की चीज। आपको ये पता है इक्विलिब्रियम बाय द फोर्स और टेंशन क्या है, आपके इक्वल होंगे। जो आप एक्शन करोगे वही रिएक्शन होगी, ये बात तो ठीक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। न्यूटन का थर्ड लॉ यही कहता है। मैं कहूंगा कैसे, कितना। अब वीडियो बनाओ, यहाँ पे समझ में कम आएगा। तो सर इंसान है, इसका वेट नीचे लगेगा, मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात है। अब क्योंकि सर इसका फोर्स इक्वल लगेगा ऊपर, तो क्योंकि सर एफ इज इक्वल टू एम जी क्यों ना कर दें। मैं कहूंगा बेटा ये लिफ्ट के टच में भी तो है, तो नॉर्मल रिएक्शन भी तो लगेगी, तो दो बॉडी टच में, तो लिफ्ट इस इंसान पे क्या लगाएगी, नॉर्मल रिएक्शन। तो ऊपर की तरफ एक्चुअली दो फोर्स लगेंगे बेटा, एफ प्लस नॉर्मल रिएक्शन, वो होंगे इक्वल एम जी के। एफ प्लस नॉर्मल रिएक्शन वो होंगे इक्वल। अब लिफ्ट की बात कर लेते हैं भाई, इक्विलिब्रियम है, एक्सेलरेशन जीरो है, तो बैलेंस कंडीशन होगी, नेट फोर्स अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। लिफ्ट का ऑफ बीडी, ये मैन का ऑफ बीडी था, ये किसका ऑफ बीडी हमने बनाया है, मैन का। बनाते हैं लिफ्ट का, क्योंकि दो इक्वेशन चाहिए मुझे, एन और एफ दोनों ही मिल गया। लिफ्ट के साथ क्या हो रहा है सर, टेंशन ऊपर लग रही होगी लिफ्ट के, हाँ बिल्कुल। लिफ्ट का वेट किधर लग रहा होगा, नीचे, कैपिटल एम। अब लिफ्ट में इंसान पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगाई है, तो इंसान भी लिफ्ट पे किधर लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन, नीचे होगी, इक्वल एंड अपोजिट। तो यहां से टी की वैल्यू क्या आ जाती है बच्चों, सर एन प्लस एम इंटू जी। और मुझे पता है एफ और टी बराबर है, एक्शन रिएक्शन, तो मैं यहाँ पे एफ की जगह टी लिख सकता हूँ, टी प्लस एन इज इक्वल टू एम जी, और वहां से निकल के आया टी इज इक्वल टू एन प्लस एम जी, कैपिटल एन। अन गायब करना है तो मैं अन को इधर ले आऊं, तो इसको यू लिख सकता हूं, टी माइनस एन इज इक्वल टू एम जी। अन गायब करना, दोनों को ऐड कर दीजिए, ये कट गया, 2t इज इक्वल टू छोटा m प्लस कैपिटल M इंटू जी। टेंशन क्या हो जाएगी, m प्लस कैपिटल M g बाई 2। अच्छी बार माना, अच्छा न्यूमेरिकल था। देखो क्या क्वेश्चन है, सेम एक लिफ्ट है, यहाँ चुन्नू मुन्नू कुचू कुचू खड़ा है, और ये लिफ्ट है यहाँ से इधर। इस कुचू कुचू का वजन है, मास है 60 केजी, पूरी लिफ्ट का मास है 30 केजी। मुझे टेंशन निकाल के दो, नॉर्मल रिएक्शन निकाल के दो, ठीक है। रेस्ट पे सारे का सारा एक्सेलरेशन जीरो, इक्विलिब्रियम। आंसर कमेंट में करो भाई, ठीक है। चलो एक वैसा न्यूमेरिकल, एक ऐसा न्यूमेरिकल, सर कैसा 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 कैसा, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, वो भी करवा देता हूँ साथ साथ। क्या क्वेश्चन देखिए, एक मैन है, आदमी है, वो लिफ्ट के अंदर, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जाती है, तो इस इंसान का वेट है वो होता है 80 केजी मशीन। और जब यही लिफ्ट एक्सेलरेशन किससे आती है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे आती है, तो उसका वेट लगता है 50 केजी। फाइंड एक्चुअल वेट, फाइंड एक्चुअल वेट, जी को 10 लेना है। ये कंडीशन, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करती है तो 80 किलो बढ़ जाता है, सर हमें पता है, नीचे की तरफ आती है तो घट जाता है, हमें ये पता है। एक्चुअल वेट क्या होगा, चल करके दिखाओ, वीडियो को पॉज करो, फिर ट्राई करो, नहीं होता है तो फिर मैं आता हूँ, ठीक है ना। इतनी लेंथी वीडियो नहीं बनाते सर, इधर उधर की बात तो नहीं करते हैं सर।
जब ऊपर गया है तो नॉर्मल रिएक्शन एक्चुअली वेट है क्या, वेट किसने मापा है, ये मशीन ने, एक्चुअली ये क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, दोनों ही। तो जब लिफ्ट ऊपर जाती है एक्सेलरेटेड अपवर्ड, जब लिफ्ट एक्सेलरेट करती है सर अपवर्ड ऊपर की तरफ, तो एक्चुअली नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाता है सर m इंटू जी प्लस ए। हाँ एक्चुअल वेट बढ़ जाता है सर एम जी प्लस एम ए। मैं कहूँ वेरी गुड सर। यहाँ पे क्वेश्चन होगी 80 इज इक्वल टू एम जी, मेरे पास नहीं है एम ए, मेरे पास नहीं है एम, कॉमन ले लेता हूँ। जी कितना है 10 प्लस 2, तो 80 इज इक्वल टू, यहाँ से इक्वेशन क्या बनती है सर 12 एम, 4 से 3 गया, 4 से कितना गया 20, मास आ गया सर 20/3। वाओ, नीचे वाले की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। हाँ, नीचे वाले की जरूरत ही नहीं पड़ी सर, क्या दिक्कत है, ग्रेविटी को 10 ले लिया ना, ओके सर डन। कितना मास उसका, अच्छा ये मास हो गया। तो नॉर्मल वेट पूछा है, तो नॉर्मल वेट क्या होता है सर हमारा, एक्चुअल वेट mg, मास है सर 20/3 इंटू 10, कितना आएगा 200/3 kg। नीचे वाली वैल्यू जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है ना। कुछ चीजें नेसेसरी दे दी जाती है टाइम पास के लिए। मुझे लगा कोई क्वेश्चन बनाते नहीं मिली, तो कोई बात नहीं, ऊपर से ही सोल्व हो गया। लेकिन प्रैक्टिस से अपनी आंखें खोल लो न्यूमेरिकल करते टाइम, ऐसा नहीं कि जो दे रखा सर उसको यूज ही करना है, कुछ चीजें अनयूज रह जाती हैं। रब कर रहा हूँ, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। वीडियो लेंथ ना हो तो आज का लास्ट टॉपिक कर लेते हैं हम, न्यूटन के थर्ड लॉ पे बेस्ड है। याद है हमने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा था थर्ड लेक्चर में, तब एक बात की थी सर, लीनियर मोमेंटम। जो बताता है स्ट्रेंथ ऑफ मोशन, इसको हमने P से डिनोट किया था, जो होता है मास इनटू वेलोसिटी, और एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। अभी तक वीडियो नहीं देखा तो भाई देख के आ जाओ पहले, क्योंकि एक दो न्यूमेरिकल मैं अच्छे लेने वाला हूं यार, ठीक है, हर एक चीज पे। तो यहां पे बात है, हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मैंने कहा पढ़ के आ जाओ अगर अच्छा नहीं क्या तो। क्या होता है, इफ एफ एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अगर जीरो है, कोई फोर्स बाहर से नहीं लगी, तो हमारा मोमेंटम क्या रहेगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इनिशियल और फाइनल इक्वल होंगे। जितना इनिशियल मोमेंटम होगा टोटल सिस्टम का, बॉडी का नहीं, उतना ही फाइनल है। कैसे कही सर आपने बात की, मैंने कहा बेटा न्यूटन के सेकंड लॉ ने बताया था F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। अब वो कैसे कही थी, चेंज इन मोमेंटम को क्या लिखा हमने भाई, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। ओके सर, मैं कह रहा हूं कि F एक्सटर्नल मेरा क्या है, जीरो, तो ये जीरो रखा तो P फाइनल माइनस P इनिशियल बाय T भी जीरो, T इधर आके जीरो, यानी P फाइनल माइनस P इनिशियल इक्वल टू जीरो। इसका मतलब P फाइनल इज इक्वल टू P इनिशियल, यानी जो स्टार्टिंग में मोमेंटम था वही क्या होगा, फाइनल मोमेंटम होगा। मोमेंटम नहीं बदलेगा, कंडीशन ये है कि फोर्स जीरो होना चाहिए। कौन सा, इंटरनल फोर्स आपस में बैलेंस कर लेते हैं सर, जो नेट अनबैलेंस फोर्स था, यानी न्यूटन के पहले लॉ पे जाओ, इक्विलिब्रियम कंडीशन बात कर रहा है, ठीक है। उस कंडीशन में हम सारी चीज देखते हैं। तो ये था कंजर्वेशन। कहोगे सर प्रूफ क्या है, हमारे एनसीईआरटी तो टीचर तो मैं बोलता प्रूफ भी करके दिखाओ, तो ठीक है ले लो ना टीचर की बात। हम दो क्या क्या करते हैं, एक बॉडी है सर 1, एक बॉडी है 2। यह बॉडी आगे की तरफ चल रही है u1 वेलोसिटी से, इसका मास m1 है। यह u2 की वेलोसिटी से जा रही है, इसका मास m2 है।
ये बिफोर कोलिजन है, टकराया ही नहीं है अभी, बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले की सिचुएशन बता रहा हूं आपको। हाँ, u1 ग्रेटर देन u2, पिछली बॉडी ज्यादा स्पीड से मूव कर रही है और ये 1D में है सारा का सारा, वो टकराएंगी, टकरा के अलग हो जाएंगी। जब टकरा के अलग होंगी तो हमने बोला सर इनका मास तो बदला नहीं है, m1 m2। हम कब की बात कर रहे हैं, मोमेंटम उस टाइम की बात कर रहे हैं 1642 से 1727 न्यूटन के ब्लैक एंड व्हाइट टाइम की। वेलोसिटी बदल गई सर, इसकी v1 वेलोसिटी होगी, इसकी v2। मैंने कहा प्रूफ का मोमेंटम कंजर्व है क्या, यहां पे डाल देता हूं आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। ये बच्चे मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, सर राइटिंग अच्छी नहीं करते, क्या करें बेटा। चलो मुझे बताओ, क्या ए बॉडी का, वन बॉडी का मोमेंटम चेंज हुआ? ये पढ़ के मत बैठो, गलत बात। सर ए का मास तो सेम है लेकिन वेलोसिटी चेंज हुई है, वेलोसिटी चेंज है तो मोमेंटम चेंज हुआ है। बाहर से मैंने कुछ नहीं लगाया है, बॉडी मूव कर रही थी, अपने आप टकरा गई, अपने आप चल पड़ी, मैंने तो कुछ नहीं कर रहा ना। पहले u सेम स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही थी, देखो कांस्टेंट स्पीड है स्टार्टिंग में, इनिशियल स्पीड, ये भी कांस्टेंट स्पीड से थी, तो मैंने तो कुछ फोर्स लगाया ही नहीं, तभी तो ये बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी। न्यूटन का पहला लॉ, टकराते हैं। सर टकराए तो एक बॉडी का मोमेंटम चेंज हुआ, मैंने कहा हाँ। सेकंड का भी चेंज होगा, बिल्कुल वेलोसिटी चेंज हो रही है, दोनों का मिलके मोमेंटम सेम रहना चाहिए, यही इसकी बात है। इसका मतलब क्या है, मोमेंटम, टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कंजर्व, इसका मतलब ये है। तो जरा ए बॉडी का मोमेंटम देखते हैं सर, कितना चेंज हुआ है, हाँ या ना। अब 1 2 क्या होता है, 1 2 याद करो, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, वो होगा सर चेंज इन मोमेंटम ऑफ 1 अपॉन टाइम, बिल्कुल। चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा सर, पहली बॉडी का फाइनल मोमेंटम माइनस पहली बॉडी का इनिशियल मोमेंटम बाय टाइम t, बिल्कुल सर। तो यहां से अब 1 2 की वैल्यू आई, p फाइनल क्या होगा भाई, पहली बॉडी के फाइनल स्टेज पे चले जाओ, यहां का मोमेंटम क्या होगा, यहां का मास और यहां की वेलोसिटी, m1 v1। सर p फाइनल किस गए, m1 v1 माइनस p इनिशियल, पहली बॉडी का इनिशियल मोमेंटम देखो जरा, m1 u1 डिवाइड बाय डेल्टा t, इक्वेशन नंबर 1। ओके, ये तो क्या किया हमने, पहली बॉडी पे जो फोर्स लग रही है, सेकंड ने जब लगाई, टकराए तो फोर्स तो लगी थी। अब ऐसे निकाल लेते हैं अप टू 1, अब सेकंड बॉडी, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। सर आप कहोगे सर जो दूसरी बॉडी का मोमेंटम चेंज हुआ है बाय टाइम, बिल्कुल सही बात है। दूसरी बॉडी का मोमेंटम क्या हुआ सर, फाइनल मोमेंटम है दूसरी बॉडी का, उसमें से इनिशियल मोमेंटम निकाल दो, ठीक है। तो यहां से अप टू 1 क्या आ जाती है बच्चों, फाइनल मोमेंटम क्या होगा सेकंड बॉडी का, मास और वेलोसिटी m2 v2, इनिशियल मोमेंटम क्या है सेकंड बॉडी का, m2 u2 बाय डेल्टा t, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों बॉडी आपस में टकराई हैं तो आपस में फोर्स लगाया होगा, एक ने एक्शन किया दूसरी रिएक्शन करेगी, 1 जाके टकराई तो 1 ने 2 पे एक्शन किया तो 2v1 पे क्या बोलेगी, रिएक्शन भी तो वापस ले, फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, न्यूटन का थर्ड लॉ, अप्लाई न्यूटन से थर्ड लॉ, थर्ड लॉ लगाते हैं, अफ 1 2 इज इक्वल टू माइनस अफ 2 1, जितना फोर्स 1 2 पे लगाएगी उतना ही फोर्स 2 1 पे वापस लगा देगी, यानी ये दोनों चीजें इक्वल होंगी बस माइनस साइन के साथ। अफ 1 2 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, बताओ जरा, अफ 1 2 की जगह इक्वेशन 1 से
m1 v1 माइनस m1 u1 डिवाइड बाय डेल्टा t इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ अब टू किस गया है m2 v2 माइनस m2 u2 डिवाइड बाय डेल्टा t से डेल्टा t मर गया क्योंकि सेम टाइम के लिए बात कर रहे थे हम। बस माइनस को अंदर जाने दो, ये माइनस की हो जाएगी, ये किसकी हो जाएगी प्लस की। जो माइनस की इधर उठा लो, ये माइनस की उधर ले जाओ, तो यहाँ क्या बच गया आपके पास m1 v1, यहाँ पे माइनस की हुई ना, ये इधर आके प्लस की m2 v2, यहाँ ये माइनस की उधर जाके प्लस की m1 u1 प्लस m2 u2, ये m1 v1 प्लस m2 v2, यानी सर इसने इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम ऐड नहीं कर दिया फाइनल, यानी ये है फाइनल मोमेंटम है टोटल। ये क्या है स्टार्टिंग का मोमेंटम है इसका प्लस इसका, यानी स्टार्टिंग का मोमेंटम था टोटल, ये इक्वल आए, इसका मतलब टोटल मोमेंटम क्या रहेगा आपका सेम रहेगा, कंजर्व रहेगा सिस्टम में। कंडीशन ये है नेट फोर्स नहीं लगनी चाहिए। ये ले लो बच्चों प्रूफ, ले लो स्क्रीनशॉट भाई, जिसको स्क्रीनशॉट चाहिए स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे कर लो, पढ़ाई कर लो, अपने हाथ से बनाओ नोट्स, अच्छे अच्छे बनते हैं। फिर से बताता हूं, एक दिन की वीडियो में या 10 मिनट की वीडियो में भाई आप आईआईटी क्लियर या नीट क्लियर नहीं कर सकते, कंपटीशन बहुत है। बूंद बूंद भर के चलो, डेली कॉन्स्टेंटली चलते रहो। बोलते ना ऑनलाइन क्लास अच्छी है कि ऑफलाइन, तो मैं कहूंगा ऑफलाइन क्लास अच्छी है, क्योंकि उसमें कंटिन्यूटी रहती है, डेली आपको उस टाइम पे वो सब्जेक्ट पढ़ना है। ऑनलाइन में तो सर बस हो गया, आज मैं खेल लगता हूँ, आज दोस्तों का पबजी का मैच लगा हुआ है। सक्सेस का एक ही मूल मंत्र है, डिसिप्लिन में रह के पढ़ाई करना। क्या करना? स्टडी विद डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस। अगर आप में नहीं है तो आप में कितना ही अच्छा बेस क्यों ना हो, आप खत्म हो जाओ। ठीक है, तो पढ़ के चलो, उससे बेटर कुछ नहीं है। देखा नहीं है तो देख लीजिए अभी तक, रब कर दूं इसको। ठीक है, दो छोटे छोटे टॉपिक और देख लेते हैं, फिर खत्म करते हैं इस लॉ को। एप्लीकेशन है आपकी बुक में सर, रिकॉइल ऑफ ए गन। जब एक बंदूक से गोली चलती है तो वो पीछे भागती है, क्यों? कितनी स्पीड से पीछे भागेगी देखिए जरा। इसको बोलते हैं रिकॉइल। ये अपनी गन है, इसमें गोली डली हुई है, ये लो सर बुलेट, और मेरी गन थोड़ी सी ना, क्या बात है सर, पहली बार डायग्राम अच्छा बना आपसे। ठीक है, ये इनिशियल कंडीशन, मैंने गन 10 लोड कर रखी है, चलाई नहीं है, ये इनिशियल कंडीशन है। उसके बाद गोली चल चुकी है, ट्रिगर दब चुका है। क्या ट्रिगर है? दब चुका है सर, और गोली निकल गई है। ठीक है सर, एक्सेलेरेशन तो हुआ नहीं है। तो बोला जब गोली आगे जाती है तो गन पीछे क्यों आती है? गोली आगे जाती है तो गन पीछे अगर आती है तो किस स्पीड से गन पीछे आएगी? तो मैं कहता हूं लेट, मान लेते हैं कैपिटल एम है वो गन का मास है, स्मॉल एम है वो बुलेट का मास है। ठीक है, तो इनिशियली दोनों क्या है? रेस्ट पे है भाई, गन भी रेस्ट पे और बुलेट भी क्या है? रेस्ट पे। हाँ या ना, बुलेट की वेलोसिटी मान ली मैंने u1, गन की मान ली u2, दोनों ही क्या है सर? 0 है। तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा बच्चों? सिस्टम का टोटल 0। भाई इसका भी mu करोगे 0, इसका m2 u2 करोगे 0। ठीक है, आफ्टर फायरिंग मैं मान लेता हूं बुलेट है जिसका मास m था, वो वेलोसिटी v1 से भाग रही है। गन है जिसका मास कैपिटल m था, वो वेलोसिटी v2 से भाग रही है। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा बताइए जरा? फाइनल मोमेंटम
आप कहोगे सर गन का मोमेंटम पी फाइनल, मोमेंटम का एक पंगा है मास इनटू वेलोसिटी एम वी टू प्लस एम वी वन मोमेंटम। मैं कहूंगा कंजर्वेशन लगाओ क्योंकि बाहर से तो कोई फोर्स आया नहीं कि गन को आगे भेजा हो, तो आपको इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। बिल्कुल सही बात बच्चों। यहां से कैपिटल एम की सॉरी वी टू की वैल्यू निकाल सकते हो आप, क्या आएगा माइनस एम वी वन बाई, माइनस साइन दिखाता है कि बुलेट वापस जाएगी, अगर आगे वाली डायरेक्शन आपने पॉजिटिव ली है तो गन पीछे जाएगी, नेगेटिव इस स्पीड से जाएगी। चलो एक न्यूमेरिकल कर लो, हल्का फुल्का न्यूमेरिकल दे देते हैं ताकि आपको याद रहे फार्मूला। एक गन है उससे फायरिंग की है मैंने, बुलेट है उसका मास, ये बुलेट 200 ग्राम है, ओके, और जो गन है मेरे पास उसका मास है मेरे पास 2 kg। फायरिंग की तो बुलेट की जो फायरिंग करने के बाद वेलोसिटी निकल के आई है v, वो आई है 1500 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे गन की वेलोसिटी बताओ किस वेलोसिटी से पीछे आएगी, टोटल मोमेंटम क्या रहेगा। आंसर कमेंट में करना है आपको, यहां नहीं बताना, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूला आपके सामने है, मुझे बताओगे, कर दूं। और न्यूमेरिकल देख लीजिए, एक दो अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल देके चैप्टर फिनिश करते हैं। आज का लेक्चर यही लास्ट टॉपिक है। एक ऑब्जेक्ट है 1 kg का 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट है 2 kg का 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0, फोर्स भी 0। टकराते हैं, टकराने के बाद 1 kg का ऑब्जेक्ट है, उसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकंड हो जाती है, तो 2 kg के ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होगी मुझे ये बताना है। फटाफट आंसर दे दो, मैं दूसरा क्वेश्चन दे दूंगा। फिर क्वेश्चन है फाइंड v, v क्या होगा, ये v वेलोसिटी। कहोगे सर इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम है इसका प्लस इसका, तो p इनिशियल क्या होगा सर, मास इनटू वेलोसिटी, 1 * 2 2 प्लस 2 * 1 2 सर 4। फाइनल मोमेंटम क्या होगा सर, इसका मोमेंटम 1 * 1 1 प्लस इसका मोमेंटम 2v, दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे सर, यानी 1 + 2v = 4, 2v = 3, v = 3/2, वेलोसिटी हो जाएगी सर 1.5 मीटर पर सेकंड से, प्लस आई है तो आगे ही बढ़ेगा 1.5 मीटर पर सेकंड। वेरी गुड बच्चों। क्वेश्चन अगला ले लीजिए। एक बॉम्ब है वो एक्सप्लोड होता है, इधर का मास हो जाता है 2m, इधर का मास है m, ये v वेलोसिटी से पीछे आता है, तो ये कितनी वेलोसिटी से आगे भागेगा, आया ना, ये क्वेश्चन है। फाइंड v2, फाइंड v, कुछ नहीं करना सर, पहले बॉम्ब रखा था ना तो रेस्ट पे था, रेस्ट पे बाहर से कोई फोर्स लगी नहीं, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0, तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो इनिशियल मोमेंटम मेरा 0 है सर, p इनिशियल मेरा क्या है 0, p फाइनल देख लेते हैं सर। इस वाले हिस्से का मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, इस वाले का प्लस 2m * v2, दोनों क्या होंगे इक्वल, प्लस माइनस की जरूरत नहीं, खुद ही आ जाएगा। इनिशियल फाइनल इक्वल होंगे तो 2m v2 = 0, m को मान लेके भाग गया, तो यहाँ पे 2v2 = -v और v2 = -v/2। यही है सर, बोर्ड में ऐसे न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है। एक अच्छा न्यूमेरिकल देके जाता हूं, ट्राई करो। एक अच्छा खासा न्यूमेरिकल देता हूं, उसको जरूर ट्राई करो। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस बात को रियलाइज करवा देता हूं। और खत्म करते हैं सर इंपल्स, उसके बाद न्यूमेरिकल और फिर खत्म। इट इज अ शॉर्ट टाइम एक्टिंग फोर्स, शॉर्ट टाइम एक्टिंग फोर्स
इसको बोलते हैं इम्पल्स। अब फोर्स का फार्मूला होता है सर चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, डेल्टा टी इधर लेके गया, अब डेल्टा टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, इसी को बोलते हैं इम्पल्स। इसे क्या बोलते हैं? इम्पल्स। अब इसकी काफी एप्लीकेशन है, कहां कहां यूज करते हैं सर? शॉक करके लगाते हैं बाइक्स में ताकि गड्ढे में गिरे तो गिरने में वो क्या है, टाइम बढ़ा दे, आपका फोर्स कम लगे आप पे। एक क्रिकेट प्लेयर है, नीचे हैंड क्यों करता है सर? जबकि बॉल को पकड़ने के लिए टाइम कम ज्यादा लगे, फोर्स कम हो जाए। एथलीट है, भागता भागता एकदम से रुकता नहीं फिनिश लाइन क्रॉस करने के बाद, क्योंकि वो टाइम बढ़ा लेता है रुकने का, फोर्स उस पर कम लगेगा। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो सारा का सारा गेल इंपल्स का। तो जब भी मैं बात करूं इंपल्स की, तो एक्चुअली आपको चेंज इन मोमेंटम निकालना है। चलो न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसी से रिलेटेड। एक दीवार है, बॉल, एक बॉल आके टकराती है यहाँ, बॉल का मास है m, विद वेलोसिटी v एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द बॉल, और सेम 30 डिग्री पे v वेलोसिटी से निकल जाती है, इलास्टिक कोलिजन है भाई। फाइंड impulse imparted by the ball to the ball। इम्पल्स निकालना है आपको। पता है इम्पल्स होगा चेंज इन मोमेंटम, और मोमेंटम है वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन सेम नहीं है, पंगा ये। तो सर डायरेक्शन को चेंज क्या करें, कंपोनेंट्स में रिजोल्व करो। ये वाला कंपोनेंट देखो, ये यूज आ रहा है, तो ये नीचे की तरफ क्या कंपोनेंट हो जाएगा, v cos 30, और ये क्या हो जाएगा, v sin 30। बिल्कुल, ये यूज आ रही है तो नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, v cos 30, और u आगे की तरफ क्या हो जाएगा, v sin 30। ठीक है। अब मैं कहूं मोमेंटम दोनों डायरेक्शन का देखना है, तो मैं कहूंगा चेंज इन मोमेंटम इन y डायरेक्शन। आप कहोगे फाइनल मोमेंटम ले लो y का, माइनस इनिशियल मोमेंटम ले लो y का। फाइनल मोमेंटम क्या है सर? फाइनली जाने वाला स्टेप ये है, आने वाला ये है। जाने वाले का मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी, v cos 30। हाँ, कैसे साइन आएगा, नीचे जाते टाइम को नेगेटिव ले लो सर। हम ऊपर जाने वाली चीज को पॉजिटिव लेते हैं, नीचे को नेगेटिव, बाकी कोई ऐसा नहीं है। ओके सर। उसके बाद साइन माइनस p इनिशियल। सर इनिशियल तो ये था मोमेंटम, r इज द y डायरेक्शन का मोमेंटम ये कितना, मास इनटू वेलोसिटी इनटू cos 30। लेकिन ये वेलोसिटी नीचे है, इसको भी साइन कैसे देंगे, माइनस। भाई ये वाला माइनस है तो ये माइनस है, बाकी दोनों वेलोसिटी नीचे है तो दोनों को नेगेटिव। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, इक्वल है, कैंसिल। सर y डायरेक्शन में कोई मोमेंटम नहीं इंपार्ट होगा, क्योंकि कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है सर। x डायरेक्शन की बात करते हैं, चेंज इन मोमेंटम इन x डायरेक्शन। तो p फाइनल निकालो x का, माइनस p इनिशियल निकालो x का। फाइनल मोमेंटम में सर फाइनल देखो ये यूज आ रही है, तो ये आगे जाने वाला v sin थीटा वाला कंपोनेंट m v sin 30। लेफ्ट में जाना हम नेगेटिव लेते हैं, माइनस ले लिया, फिर साइन किसका, माइनस। इनिशियल मोमेंटम सर ये r थी, इसका x कंपोनेंट v sin थीटा, m v sin 30, 30 ये सारा थीटा नहीं। क्या ये राइट में आ रही है तो प्लस होगा, ऐड करो सर, माइनस 2m v sin 30। sin 30 की वैल्यू 1/2, sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 माइनस m v डेल्टा px। तो इसकी जगह 1/2 रखोगे और 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। सर x डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होता है, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा माइनस m v। क्लियर है? ओके। तो जब भी मोमेंटम ऐसा नहीं है स्केलर, वो भी क्वेश्चन दे सकता था कि एक बॉडी यूं है, दूसरी बॉडी से टकराई है, अब टकराने के बाद दूसरी बॉडी इस डायरेक्शन में भागी एट एन एंगल 30 डिग्री, तो जो पहली बॉडी है वो इधर भागी एट एन एंगल 40 डिग्री।
तो अब क्या करना पड़ेगा, इनके कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे, इनके कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे। ये कंपटीशन में या कोलिजन में हम देखेंगे, इससे ज्यादा हम नहीं चलेंगे। तो ये था न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पे हमारा न्यूटन के तीनों लॉ कैंसिल हो चुके। अब कई बार आपको टीचर पढ़ जाता है न्यूटन सेकंड लॉ इज रियल लॉ, क्या वो फिर बोलता है उसके एक्सप्लेनेशन देता है। हमारे टाइम तो दी थी टीचर ने इसे, क्योंकि इससे फर्स्ट और थर्ड लॉ हम निकाल सकते हैं, बट ऐसा नहीं है बेटा। न्यूटन के तीनों लॉ ही अलग अलग पहचान रखते हैं, उन तीनों की जरूरत है अपनी अपनी जगह पे, ठीक है। चलो तो इंपॉर्टेंस बता देता हूं, बस उसके बाद हम बात नहीं करेंगे। जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो बताता है नेचर ऑफ स्टेट को, यानी नेचुरल स्टेट में रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है। सेकंड लॉ आपको बताता है कि अगर एफ एक्सटर्नल 0 नहीं हुआ तो उसका कितना एक्सेलरेशन होगा। और थर्ड लॉ आपको बताता है कि फोर्स हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करता है। तो तीनों लॉ की अपनी अपनी बात, लेकिन अब ना हमारे पास इस लॉ में थोड़ी सी गड़बड़ी मिलती है। वो गड़बड़ी हम इस लेक्चर को बड़ा नहीं बनाते, वो पढ़ेंगे आई थिंक लेक्चर नंबर ये था 5, कल लेक्चर नंबर 6 नेक्स्ट जो आएगा उसमें हम करेंगे स्प्रिंग फोर्स। लेक्चर नंबर 7 में आएंगे हम सुडो फोर्स, वहां पे इस लॉ की गड़बड़ी बताते हैं आपको। उसके बाद लगभग फोर्स आपका कंप्लीट हो गया है। फिर स्प्रिंग के बाद हमारा 5वां फोर्स आएगा फ्रिक्शनल फोर्स। मैक्सिमम इसकी 5, 6, 7, 8 या 9 वीडियो में कंप्लीट करेंगे इसको। उसके बाद 2 वीडियो आपकी कंपटीशन की होंगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखिए।